हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। मौली ने वैशाली की छोटी आंखों को देखते हुए मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखा और वैशाली भी सामने की तरफ देखने लगी। वहीं जगराता से करीब 800 मीटर की दूरी पर मयंक अपनी जीप में बोनेट के ऊपर रखे बिजनेस सीट में बैठा हुआ था, जहां उसका फ़ोन बजने लगा। मयंक ने जगराते पर नज़र जमाए, कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उस औरत ने कहा, तुम्हें जो सही लगा वो करो, लेकिन वो लड़की दोबारा बोलने लायक नहीं रहनी चाहिए। मयंक ने उस औरत की बात पर कहा, ज़रूर, बस बात मेरी एजेंसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना कहकर मयंक ने कॉल कट कर दिया और फिर के सामने की तरफ देखने लगा। वहीं वैशाली अब गाना गाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मौली ज़बरदस्ती उसे भेज दिया था। जब वहां से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई, जिसे मयंक ने जाते हुए देखा और होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर कहा, शिकार खुद शिकारी के लिए आप शिकारी के पास आ रहा है। ये कहते हुए मयंक गाड़ी से उतर गया और अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिया, जहां मौली कुछ देर में बाथरूम से निकली और जगराते की तरफ जाने लगी। तब उसके सामने भागकर मयंक ने आकर खड़े होते हुए कहा, हाय स्वीटहार्ट। मयंक को अपने सामने देख मौली का खून ठंडा पड़ गया और वहां से जाने लगी। जिसके सामने खड़े होते हुए मयंक ने कहा, देखा तुमने, फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। मौली ने मयंक की बात पर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, देखो। मयंक ने बीच में मुस्कुरा कर कहा, तुम देखने का मौका ही कहाँ देती हो। मौली ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसी नीचता भरी बातें मुझसे मत करो। मयंक ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी, मेरे ध्यान में नहीं था कि तुम्हें ये सब नहीं पसंद, और दूसरा, तुम्हारा पति नजर नहीं आ रहा। आखिरकार तुम्हारा बॉडीगार्ड जो है। मौली ने मयंक को इग्नोर करते हुए कहा, तुमसे मतलब नहीं है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी। जिसके कमर को मयंक ने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, लेकिन तुमसे तो जरूर मतलब है। ये कहते हुए उसने मौली को अपने कंधे पर उठा लिया, जिस पर मौली ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। जिसकी आवाज़ गाने की तेज आवाज़ के कारण मौली को चिल्लाने पर भी किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा और मयंक ने मौली के चिल्लाने पर उसे लाकर गाड़ी के पैसेंजर सीट पर पटक दिया, जिसे मौली ने खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मयंक दूर रहो मुझसे। मयंक ने मौली की बात को बीच में काट पॉकेट से रुमाल निकालते हुए कहा, देखो, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना सेक्सी लगता है और मुझे अपने नाम से ही प्यार हो जाता है। ये कहते हुए मयंक ने रुमाल मौली के मुंह पर रख दिया, जिस पर मौली ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। तब मयंक ने अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए कहा, और कब तक फरफराओगी, मेरी जान, बेहोश हो जाओ ना। ये कहते हुए मयंक ने कसकर मौली के मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे करीब 5 मिनट बाद मौली की आंखों के सामने अंधेरापन छाने लगा और वो बेहोश हो गई। जिसे देख मयंक ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर अपनी रुमाल को पॉकेट में रखा और मौली के चेहरे को काले कपड़े से स्कार्फ की तरफ बांधते हुए कहा, चलो थोड़ा घूमकर आते हैं, फिर मजे करेंगे। ये कहते हुए मयंक जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी को झटका से यू टर्न लेते हुए वहां से भगा दिया। वहीं वैशाली ने जगराता खत्म होने के बाद इधर उधर देखा और मौली को तलाशते हुए नीचे चली आई। जहां वहां पर आई कई सारी औरतों से उसने मौली के बारे में पूछा, लेकिन सभी के पास सिर्फ एक ही जवाब था, हमने उसे नहीं देखा। जिन सभी के जवाब को सुनने के बाद वैशाली ने अपने फ़ोन को निकालकर सीधा अरमान को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से अरमान ने कहा, मैं बस पहुंच गया आंटी, मैं आ रहा हूं। वैशाली ने अरमान की बात सुन कहा, मौली कहाँ? मौली यहाँ पर नहीं है, वो का घर नहीं गई। अरमान ने वैशाली की बात सुन हैरान होते हुए कहा, वो आपको छोड़कर कैसे जा सकती है आंटी? वो वहीं होगी, आ रहा हूँ, साथ में ढूंढेंगे। ये कहते हुए अरमान ने कॉल कट कर दिया। जिसके कॉल कट करने के बाद वैशाली इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ हल्के खतरे की आहट झलक रही थी। करीब 3 मिनट बाद अरमान वहां भागते हुए आ गया, जिसे देख वैशाली ने कहा, तुमको कहीं नजर आ रही है मौली? अरमान ने सभी तरफ नजरें घुमा कर देखते हुए कहा, लेकिन वो यहीं थी, यहाँ कहाँ जा सकती है? ये कहते हुए अरमान इधर उधर देखने लगा, जिसे देखते हुए वैशाली ने पूछा, तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं? अरमान ने जवाब में कहा, अम्मा घर में है, और अगर
उनको पता चल गया कि मौली गायब है तो फिर से ताने मारना शुरू कर देगी। अरमान की बात सुन वैशाली ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। अरमान ने चौंकते हुए कहा, क्या? वैशाली ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए जवाब दिया, सही सुना तुमने। अगर उन्होंने मौली के खिलाफ कुछ भी बकवास किया तो हम उनका मुंह तोड़ देंगे। जिसके पीछे दौड़ कर आते हुए अरमान ने कहा, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? वैशाली ने जवाब में कहा, घर जा रहे हैं देखने की आखिर वो नागिन घर में है कि नहीं। अरमान वैशाली की बात सुन कहा, आंटी, अम्मा आपकी इज्जत करती है, आप इस तरह से उन्हें नागिन मत कहिए। वैशाली ने सिर उठाकर अरमान को घूर कर देखा और कहा, साला, हमारे सामने ना ज़्यादा बनो मत, हमको पता है तुम्हारी अम्मा कितने पानी में है। अरमान ने वैशाली के घूरती नज़र पर मुंह बना लिया और उसके साथ आगे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों जब सूर्यवंशी हाउस पहुंचे तब वैशाली ने अंदर आते हुए कहा, समधन जी। वैशाली की आवाज़ सुन सुस्मिता जी ने टूटे हुए नकली प्लास्टर का पैर लिए बाहर आते हुए कहा, जी। सुस्मिता जी के प्लास्टर को देखते हुए वैशाली का दिमाग घूम गया और उसने उनके पास आकर कहा, मौली कहाँ है? वैशाली के भड़के हुए तेवर को देखते हुए सुस्मिता जी ने अपने घबराहट को छुपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, वो आपके साथ जगराते में गए थे। वैशाली ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तो आपको लगता है कि हम बकवास कर रहे हैं? सुस्मिता जी ने सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, लेकिन मौली आपके साथ गई थी बस इसलिए। वैशाली ने सुस्मिता जी की बात सुन सिर हिलाते हुए अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से वीर ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। वैशाली ने जवाब में कहा, का तुम इमरजेंसी में गोपालपुर आ सकते हो? हमारी बंदूक भी लेकर आना। वैशाली की बात पर अरमान और सुस्मिता जी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगे और दूसरी तरफ से वीर ने कहा, इस वक्त मैं पार्टी हॉल में हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये कहते हुए वीर कॉल कट करने लगा, जिस पर वैशाली ने चिल्लाते हुए कहा, अबे साला, हमको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आओगे कि नहीं? वीर ने वैशाली के चिल्लाने पर जल्दी से कहा, ठीक है, तुम जरा चैन की सांस लोगे, कोई पंछी नहीं हूँ जो उड़कर वहाँ आ जाऊँगा। वैशाली ने वीर की बात पर कहा, अगर ज़्यादा गैर जिम्मेदारी बरता ना तो गोली ऐसी जगह पर मारेंगे कि साला पंछी बनकर उड़ोगे तुम, जल्दी आओ। इतना कहकर वैशाली ने कॉल कट कर दिया और कुर्सी पर बैठते हुए अपने हाथ को मलने लगी। जिसके रिएक्शन को देखते हुए अरमान ने धीरे से कहा, आंटी। वैशाली ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, का? अरमान ने जवाब में कहा, क्या आपने वहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस किया था, जैसे मौली घबराई हुई हो या फिर कोई लड़का उसे घूर रहा हो? वैशाली ने अपना अरमान की बात सुन कहा, मौली की बिल्कुल ठीक थी, और बेटा हम वहाँ जागराता में गए थे, इस उम्र में लड़का तोड़ने नहीं गए थे। अरमान ने वैशाली की बात पर धीरे से कहा, दरअसल मयंक उपाध्याय है जो मौली के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि उसी का हाथ इन सब के पीछे हाथ है। सुस्मिता जी ने अरमान की बात पर गुस्से से कहा, तुम बिना किसी सबूत के इस तरह से सरपंच जी के बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वैसे भी उस लड़की के कारण सरपंच जी के साथ हम लोगों का रिश्ता बर्बाद हो चुका है। वैशाली ने एक नज़र सुस्मिता जी को देखा और अरमान से कहा, उनका घर कहाँ है? अरमान ने बाइक की चाबी उठाते हुए कहा, चलिए हम चलते हैं। वैशाली ने सिर हिलाया और अरमान के साथ मैं सरपंच जी के घर के लिए निकल गए। जिन्हें जाता हुआ देख सुस्मिता जी ने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत मयंक को कॉल मिला दिया। वहीं मयंक इस वक्त अपने फार्म हाउस में था, जहां उसने मौली को बेडरूम में बिस्तर पर सुला रखा था और उसके बालों के साथ खेल रहा था। जहां उसका फ़ोन बजने लगा, उसने फ़ोन की तरफ देखा जिसमें डायन नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख मयंक ने फ़ोन पकड़ते हुए कहा, अब वो ये चुड़ैल आखिर क्यों फ़ोन कर रही है? ये सोचते हुए मयंक ने कॉल अटेंड कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से सुस्मिता जी ने गुस्से से कहा, तुमसे कहा था ना उस लड़की का एक्सीडेंट करना है, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मयंक ने सुस्मिता जी की बात सुन कहा, अरे वो पिशाचिनी मौली मेरा पहला प्यार है और तुम चाहती हो अपने हाथों से मैं अपने प्यार को मार डालूं? सुस्मिता जी ने अपने दांत पीसे, तुम्हारी वो प्यार किसी और की बाहों में हर रात गुजारती है, क्योंकि अब वो शादीशुदा है। इसलिए प्यार के आशिक बनना बंद करो और जो कहा वो करो।
उसकी काकी सास और मेरा निकम्मा बेटा तुम्हारे घर गए हैं। मयंक ने सुष्मिता जी की बात पर गुस्से से कहा, सबसे पहले मन कर रहा है कि तुम्हारे बेटे को ही निपटा दूं। सुष्मिता जी ने मयंक की बात पर गुस्से से कहा, खबरदार अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरा बेटा है। मयंक ने सुष्मिता जी की बात सुन कहा, लेकिन सबसे बड़ा कांटा भी तो वही है ना, तो जरा चिल करो और संभाल कर रखो। इतना कहकर मयंक ने अपने कॉल कट कर दिया और फ़ोन स्विच ऑफ करते हुए कहा, साले भावरे लोग कोई मेरे स्वीटहार्ट के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने की नहीं देता। ये कहते हुए मयंक ने फ़ोन को साइड में रख दिया और मौली के चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, अब तुम्हें और मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये कहते हुए मयंक मौली के होठों पर चूमने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही उसके फार्म हाउस का दरवाजा झटके से खुला। मयंक ने चौंकते हुए सिर घुमाकर देखा, तब पाया वहां पर स्टीफन मल्हार के साथ खड़ा हुआ था। जिन्हें देखते हुए मयंक ने आंखें सिकुड़ाकर कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे घर में बिना मेरी मर्जी। जिसकी बात पूरी होने से पहले ही स्टीफन ने उसके पास आकर एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर दे मारा और मल्हार ने मयंक के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, हम चोरों के घर में इसी तरह घुसते हैं। मयंक ने स्टीफन से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके कलाई पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए स्टीफन ने कहा, डोंट ट्राई। ज़्यादा हिलने डुलने की कोशिश की तो कलाई तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगा। जिसकी तेज पर को महसूस करते हुए मयंक दर्द से चिल्ला उठा, आहा छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। आखिर यहाँ किसे चूल मची है तुम्हारे बारे में जानने को। हम तो यहाँ मैडम को लेने आए हैं। ये कहते हुए मल्हार ने अपने कदम मौली की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देख मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, उसके पास भी मत जाना, वो मेरी है। मयंक की बात पर स्टीफन ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर कहा, अगर तेरी बकवास बॉस ने सुन ली तो तू अपनी खुद की बीवी को अपनी कहने के लायक नहीं बचेगा। इसलिए बच्चे चुप रहा। इतना कहकर मल्हार ने गिलास उठाकर पानी के कुछ छींटे मौली के चेहरे पर छिड़के, जिस पर मौली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मौली के होश में आने के बाद मल्हार ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा, मैडम आप ठीक तो है ना। मल्हार को देख मौली ने एकदम से उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, भैया। मल्हार को मौली के अचानक गले लगाने पर और शौक लगा और उसके मुंह से भैया सुन मल्हार ने राहत की सांस भरते हुए कहा, मैडम अब आप बिल्कुल ठीक है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। मल्हार की बात पर मौली उससे अलग हुई और उसकी नज़र जब मयंक पर गई तब उसने गुस्से से कहा, तुम एक पागल सन की हो, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, समझे। मयंक ने मौली की बात सुन गुस्से से कहा, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसका क्या। मौली ने मयंक को अनदेखा करते हुए मल्हार से कहा, भैया मुझे घर जाना है। मल्हार ने मौली की बात सुन अपना सिर हिला दिया और स्टीफन से कहा, इसे जरा सुला दो। इतना कहकर मल्हार मौली को लेकर फार्म हाउस से बाहर की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद स्टीफन ने मयंक को गले पर एक मुक्का मारा, जिससे मयंक वहीं बेहोश होकर गिर गया। जिसे उसी हालत में छोड़ स्टीफन ने अपने कदम फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दिए। वहीं बाहर पहुंचकर मल्हार ने वैशाली को सीधा कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से वैशाली ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। मल्हार ने जवाब में कहा, मैडम मौली मैडम हमारे साथ है, आप रेडी होकर रहिए, हम आपको लेने आ रहे हैं। इतना कहकर मल्हार ने कॉल कट कर दिया और मौली की तरफ देखते हुए उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर कहा, मैडम अंदर बैठिए। मौली ने मल्हार की बात सुनकर कहा, क्या आपने उनको बताया है कि यहाँ पर क्या हुआ। मल्हार ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, जी नहीं, हमें ऑर्डर मिला था कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो हम बिना उनसे कोई कंसल्ट के खुद एक्शन ले सकते हैं। मौली ने मल्हार की बात सुन कहा, थैंक यू, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें कुछ ना बताएं। मल्हार ने मौली की बात सुन अपना सिर हिला दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बैठिए। मौली ने मल्हार की बात पर अपना सिर हिला दिया और गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद स्टीफन ने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखते हुए मौली ने कहा, स्टीफन भैया आप तो हमें छोड़कर चले गए थे ना। मल्हार ने मौली को जवाब में कहा, जी नहीं मैडम, वो यहीं थे, दूर से आप लोगों को नज़र रख रहे थे। मौली ने मल्हार की बात सुन कहा,
दूर से क्यों, अगर घर में रहते तो भी दिक्कत नहीं थी, कम से कम खाने के पैसे बच जाते। मल्हार ने मौली की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आगे से वो आपके घर में एक रुक जाएगा। मौली ने मल्हार की बात पर अपना सिर हिला दिया और वो लोग सूर्यवंशी हाउस की तरफ चले गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।